डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हमने दूरी, समय, वेग, विस्थापन, त्वरण आदि के बारे में डिटेल से बातें की थी। अब इस वीडियो में हम इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, जो कि हैं गति के समीकरण। जैसा कि जानते हैं कि गति के 3 समीकरण दिए गए हैं, जिसमें से पहला समीकरण है v इक्वल टू u प्लस AT। दूसरा समीकरण है s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण। पहले तो बात ये कर लेते हैं इन समीकरणों में जो बिंदु आते हैं उनका मतलब कैसे कि है t। अब t का मतलब है समय, s का मतलब यहाँ पर होता है विस्थापन। a का मतलब त्वरण, u का मतलब प्रारंभिक वेग, v का अंतिम वेग। और क्या बचा है इसमें? हम बस इतनी ही बातें हैं। अब इन सब को लेकर हम आगे बात करेंगे। तो इसके आधार पर हम इसको मिटा देते हैं। इनमें से जो पहला है v इक्वल टू यू प्लस AT। अब इनको कैसे सिद्ध करते हैं ये देखना है कि किस प्रकार से सूत्र बने हैं। जैसे कि पहला हम यहाँ यही कर लेते हैं, गति का प्रथम समीकरण, इसका निगमन। गति का प्रथम समीकरण, अभी डेरिवेशन करना है इनका। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं त्वरण। जैसे कि त्वरण का सूत्र पढ़े हैं, त्वरण इक्वल टू क्या होता है? त्वरण वाले a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। ये हम त्वरण का सूत्र पढ़ चुके हैं, त्वरण। और इसी त्वरण के सूत्र की सहायता से हम गति के प्रथम समीकरण का निगमन करेंगे। इसको अगर पक्षांतर करें तो क्या बनेगा? v माइनस यू इधर कर लेते हैं, मान लिया यहाँ कुछ नहीं है तो v माइनस यू आ गया, पीछा गुणा किया, इधर a का गुणा किया t तो AT हो गया। v ही निकालना तो v इक्वल टू माइनस यू इधर गया प्लस यू प्लस AT, बस हो गया निगमन, रुक दो। तो गति का जो पहला समीकरण है उसको निकालना तो बहुत ही आसान, बस त्वरण के सूत्र में हम पक्षांतर कर देते हैं तो गति का प्रथम समीकरण प्राप्त हो जाता है। लेकिन गति का जो द्वितीय और तृतीय समीकरण है उनको निकालने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चालू करेंगे गति का द्वितीय समीकरण। इसको कैसे सिद्ध करना है ये देखेंगे। गति का द्वितीय समीकरण, तो गति के द्वितीय समीकरण को निकालने के लिए हम औसत वेग का सहारा लेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि औसत वेग के 2 सूत्र होते हैं। तो औसत वेग के उन दोनों सूत्रों के अनुसार हम इसको निकालेंगे। गति का दूसरा समीकरण, ये द्वितीय समीकरण। अब इसके लिए क्या करेंगे कि औसत वेग, जैसा कि औसत वेग पढ़े हैं, औसत वेग का एक सूत्र क्या होता है? एक औसत वेग यानी डेल्टा v, जिसका सूत्र पढ़े हैं u प्लस v, प्रारंभिक वेग का अंतिम वेग बटा 2। इसको हम समीकरण 1 बनाएंगे। यह औसत वेग है, हम लिख देते हैं औसत वेग। अब औसत वेग का एक और सूत्र है, औसत वेग बराबर क्या होता है दूसरा कि वेग परिवर्तन बटा समय, यानी सीधी सीधे हम वेग लिखते हैं, वो विस्थापन जो होता है। तो वेग परिवर्तन में जो विस्थापन है उसको लिख लेंगे और बटा में समय, यानी कि कुल विस्थापन बटा कुल समय।
तो डेल्टा एस डेल्टा टी होता है, यहाँ पे हम एस बाई टी से भी लिखते हैं, क्योंकि विस्थापन और समय से मतलब है। इसको समीकरण नंबर 2। तो पहला क्या हो गया कि प्रारंभिक व अंतिम वेग के का जो माध्य लिया, और दूसरे में कुल विस्थापन बटा कुल समय, ये हो गया। अब हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 से जब तुलना करें तो लेफ्ट साइड यहाँ भी डेल्टा भी, यहाँ भी डेल्टा भी, ये जाएंगे आपस में कट, ये कट जाएंगे। तो एक पार्ट हम इधर लिख लेते हैं, एक इधर लिख लेते हैं। अब कोई भी पार्ट, जैसे कि हम इसको इधर लिख लेते हैं एस बाई टी, इसको इधर लिख लेते हैं u प्लस वी बाई टी। समझ गए होंगे, क्योंकि बाएं से बाएं कट गया, तो एक पार्ट हमने इधर लिखा, एक पार्ट इधर लिखा, ये क्योंकि यही बच रहा है। अब इसके बाद हमें सूत्र क्या निकालना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, यानी एस को हमें लेफ्ट में रखना है, एस को लेफ्ट में रखेंगे। u प्लस वी बाई टू है, जो टी यहाँ से गुणा यहाँ जाएगा, तो यहाँ बटा में वहां जाएगा ऊपर, टी से गुणा हो गया। अब आगे क्या करना है, तो द्विपक्षीय है, यानी यहाँ पे लिख देंगे या फिर अदर। अब इसके बाद चूंकि हम एक बात जानते हैं कि हमको क्या निकालना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका मतलब साफ है कि हमें इस सूत्र में v की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, तो v की जरूरत नहीं है, तो v को मान हटा दो, तो v की जगह मान लेते, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है, इससे पहले पढ़े हैं, सब गति का प्रथम समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो है गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, तो गति के प्रथम समीकरण का यूज कर लेंगे। तो s इक्वल टू टी है, ब्रैकेट में u का तो u ही रखेंगे, प्लस v के जगह पे u प्लस ए टी रख देते हैं, और बटा में 2 है तो 2 लिख देते हैं, या टी ब्रैकेट में u का हो गया 2u प्लस ए टी बाई 2। अब देखिए टी का जो अंदर ले जाए तो हो जाए गुणा, या एस इक्वल टू टी का यूज करेंगे क्या होगा, 2u टी प्लस ए टी से करेंगे तो ए टी स्क्वायर, और बटा में कितना है 2। ये बात क्लियर हो गई है कि यहाँ पे टी यू प्लस वी बाई टू है। अब हमने क्या किया, क्योंकि सूत्र हमको पता है, हमको सिद्ध करना है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस सूत्र हमको वी की जरूरत नहीं थी, तो हमने वी की जगह समीकरण, जो गति का प्रथम समीकरण यूज किया, और वी की जगह पे वी यू प्लस ए टी होता है, तो हमने वी की जगह पे कर दिया यू प्लस ए टी, यू का हो गया 2u ए टी। अब टी बाहर है, टी का जब अंदर ले जाएंगे तो अंश का गुणा अंश से होता है, टी का 2u से हुआ 2u टी, और टी का ए टी से हुआ ए टी स्क्वायर। अब इसके बाद देखो 2 है, अब इसको हम अलग अलग करते हैं, इसमें थोड़ा भिन्न का यूज करते हैं, एस इक्वल टू 2u टी, 2 बटा में अलग अलग, इसका ए टी स्क्वायर बटा 2, अलग अलग हो गया, बाकी कॉमन लेंगे फिर बात हो जाएगी। अब इससे क्या हुआ, 2 से 2 कट गया, तो ये एस इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बटा 2, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस, अब इसको हम एक यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन, तो एक निकलने से कुछ नहीं बचता, और नीचे 2 है ही, तो बचा क्या, ए टी। ये हो गया सिद्ध गति का दूसरा समीकरण, जो कि है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसकी शॉट लेना चाहे ले सकते हैं, बस इस कैलकुलेशन को समझ लेना कि कहाँ से कैसे हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे गणित का यूज करना है, जिस तरह दिखा रहा होगा, तो ये सिद्ध हो गया, जो कि है गति का दूसरा समीकरण। अब हम इसी प्रकार गति के तीसरे समीकरण को सिद्ध करेंगे। इसमें सब समझ ही गए होंगे, जहाँ पे जो डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसके बाद हम तीसरा लेते हैं। तो गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण उठाते हैं।
जैसा कि जानते हैं गति का तीसरा समीकरण क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मतलब कि पूरे सूत्र में कहीं पर टी नहीं आया। इसका मतलब साफ है कि तीसरे समीकरण को निकालते समय हमें टी को हटाना है। तो हेडिंग डालते हैं गति का तीसरा समीकरण। और गति के तीसरे समीकरण में भी हम औसत वेग के सूत्रों का ही यूज करेंगे। जो औसत वेग के दो सूत्र हैं वही दोनों के दोनों यहाँ पे काम आएंगे। यानी कि जो दूसरा समीकरण में कैलकुलेशन है आधी लगभग वैसे ही, आधे के बाद बढ़ जाएगा। तो डेल्टा वी इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। एक और सूत्र लेते हैं औसत वेग का, डेल्टा वी इक्वल टू एस बाई टी, इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। बनाने के बाद समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लेते हैं। इनकी तुलना करने से लेफ्ट से डेल्टा वी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एस बाई टी इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2। अब यहाँ पर भी वैसा ही काम करेंगे जैसा हमने इससे पहले किया था। तो एस इक्वल टू टी ऊपर जाएगा, तो टी आ गया, ब्रैकेट में यू प्लस वी बाई 2, ये हो गया। अब इसी के बाद हमने पिछली बार परिवर्तन किया था, यहाँ भी परिवर्तन करेंगे। बस फर्क क्या था, वहां पे हमें v हटाना था तो हमने v का मान रखा। इस बार हमें t हटाना है तो t का मान रखेंगे। तो काम यही से करना है। तो समीकरण गति का जो प्रथम समीकरण, चूंकि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी का यूज करेंगे। अब हम ए टी इधर लिखते हैं, तो ए टी इक्वल टू, मान लीजिए ए टी इधर, मतलब ए टी को हम ऐसे रखा और v माइनस यू चला गया, क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो ए टी बराबर v है, u पक्षांतर हुआ माइनस। अब हमें निकालना है t, तो t इक्वल टू क्या हुआ, v माइनस यू और बाई ए। अब ये सूत्र हम मान यहाँ t बराबर v माइनस यू बाई ए बनता है, इसी को हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये तो गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, इसकी सहायता से यूज कर लें। तो यह s इक्वल टू t, तो t की जगह पे क्या लिख देते हैं, v माइनस यू बाई ए। उसके बाद फिर क्या है, यू प्लस वी बाई 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, या s इक्वल टू, जैसे कि v माइनस यू है बाई 2, तो यहाँ पे v पहले, तो यहाँ भी v पहले कर लेते हैं, v बाद में कर लेते हैं, बटा दो। अब एक सूत्र पढ़ा होगा बीजगणित में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो v को हम a मान लेते हैं, यहाँ भी a लिख दिया गया, v माइनस यू, हाँ यू हो गया। तो v को a मान लेते हैं, u को b मान लेते हैं। तो v, तो a माइनस बी, a प्लस बी, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन गया। ये बीजगणित से बना है, यानी कि a का मान v और b का मान u। तो a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बटा में क्या है, हाँ बटा में यहाँ पे दो को लिखते हैं, a और दो को गुणा करेंगे तो बनेगा 2। तो नीचे यानी हर का हर से गुणा कर दिया, अंश का अंश से गुणा कर दिया। अब तिरछा गुणा कर देते हैं। इसके लिए काम ये करते हैं, ये वाला पूरा पोर्शन इधर उठा लेंगे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको पूरा इधर गुणा कर लेंगे, 2as। हमें लाना है वी स्क्वायर, तो या वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर जाएगा प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यही हमारा गति का तीसरा समीकरण है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। प्रूव हो गया। पूरी कैलकुलेशन सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो समझ गए होंगे, यहाँ तक सेम काम हुआ। अब यहाँ के बाद थोड़ा चेंज ये हुआ कि यहाँ पर हमें टी हटाना था, तो हमने गति का जो प्रथम समीकरण था उसको पक्षांतर करके टी का मान निकाला, फिर टी का मान रख दिया। तो यहाँ पे
इसको इस प्रकार से सूत्र सेट किया कि इस सूत्र पे अप्लाई हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो यहाँ पे क्रम बदल लिया क्योंकि दोनों प्लस थे, तो ए माइनस बी ए प्लस बी बना। इसके यूज से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे गुणा 2a, फिर इधर का पक्षांतर इधर का पक्षांतर कर लिया, बी स्क्वायर निकालना था, यू चला गया। इस प्रकार से जो गति के 3 समीकरण हैं, तीनों समीकरण का निगमन हमने सीख लिया। ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने गति के तीनों समीकरण के निगमन समझ लिए हैं। तो ये वीडियो समाप्त करते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम गति का ग्राफीय प्रदर्शन पढ़ेंगे, यानी गति को ग्राफ के रूप में दिखाया जाता है कैसे, वो बातें पढ़ेंगे।